हाँ बेटा बोलो। यहाँ पर क्या होगा, जो मोल प्रभाज होगा, मोल प्रभाज से हम क्या समझ रहे थे, यहाँ पर मोल जो प्रभाज होगा, ठीक है ना, मोल प्रभाज बराबर क्या था बेटा, हाँ विलेय के मोलों की संख्या। हाँ विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पर हम क्या लेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों तो की यहाँ पर संख्या विलेय के और मोल मिलियन मोलों की संख्या। है ना, ये मोल, ठीक है ना, और बटे में क्या था, विलियन के मोल, है ना, यही तो आया था, है ना? ये शॉर्ट में बता दिया मैंने, बिलियन के मोल, ठीक है ना, यह संख्या भी कह सकते हैं ना, बिलियन के मोल। तो यहाँ दो चीजें हैं बेटा हमारे पास, क्या है, विलेय के मोल है और विलियन के मोल है। इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए जो हेनरी ने दिया था नियम, वो कहता है कि माना कोई हमारे पास क्या है, गैस अवस्था में क्या है या वाष्प अवस्था में क्या है, कोई गैस है, ठीक है ना, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, है ना, Cl2 हो, कोई भी गैस हो सकती है। यदि ये किस अवस्था में है, वाष्प अवस्था में है, गैस फॉर्म में है, ठीक है ना, तो जो इसका क्या होगा, आंशिक दाब होगा P, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा, उसके मोल अंश के समानुपाती होगा, ठीक है ना, मोल अंश के समानुपाती। देखो ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X गैस, ठीक है ना, ये x क्या है, ये मोल अंश है, मोल अंश या मोल प्रभाज, ठीक है ना। और यदि हम इसको लिखेंगे तो P इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा KH, ये हेनरी कांस्टेंट हमने लिया KH, ठीक है ना, गड़बड़ हो रहा है, KH और यहाँ आ जाएगा x और ये गैस हो जाएगा, ठीक है। ये लाइनिंग बीच में आ रही है बेटा, इनको आप पोज ना समझे, है ना, बीच बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। यहाँ इस टाइप से हम क्या कर लेंगे, इसका मोल अंश निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास जो जितना भी यदि हम आंशिक दाब निकालना चाहेंगे, वो हमेशा किस पर होगा, उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होगा, ठीक है ना। और जहां पर के एच क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट, ये समझ गए होंगे आप लोग। इसको चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो, खींच लिया बेटा आप लोगों ने। चलो आगे चलते हैं, देखो उसके बाद है बेटा इसमें हेनरी की नियम की सीमाएं, लिमिटेशन, ये कहां तक क्या क्या चीजें को, क्या किन किन चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है, जो हेनरी का नियम है वो किन किन चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है, क्या क्या इसकी लिमिटेशन है, किस सीमाएं क्या हैं, ठीक है ना बेटा, इसकी सीमाएं कहां तक है, किन चीजों को एक्सप्लेन कर पाएगा। तो हेनरी के नियम की जो सीमाएं हैं, यहाँ देखो बेटा, इसमें पहला जो नियम है इसका, ठीक है ना, यहाँ ये देख लीजिएगा, यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए ही मान्य है। इसकी जो पहली सीमाएं हैं वो आदर्श गैस के लिए मान्य है। किसके लिए मान्य है, जो आदर्श गैस है, ठीक है ना बेटा, जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है ना, इन आदर्श गैसों के लिए ही मान्य होता है, ठीक है। पहला जो इसका लिमिट है वो क्या है, ये केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य है। लेकिन ये क्या कहता है, लेकिन इसका उपयोग कम दाब पर, किस पे बेटा, कम दाब पर वास्तविक गैसों के लिए भी किया जा सकता है। यदि हमने वास्तविक गैसें ली हैं, और कैसे ली हैं, कम दाब पर। पहले तो ये सिस्टम, ये ध्यान रखना कि हेनरी का नियम केवल क्या कर सकता है, आदर्श गैस के लिए ही मान्य है। लेकिन यदि हमने वास्तविक गैसों का क्या किया, कम दाब लिया, कम दाब पर हमने क्या किया, जो वास्तविक गैसें हैं, ठीक है ना बेटा, जो वास्तविक गैसें हमारे पास हैं, कम दाब पर यदि हम वास्तविक गैसों को लेते हैं कम दाब पर, ठीक है ना, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रेशर क्या लेना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा। हमने प्रेशर कम लिया, वास्तविक गैसें ली, हमने आदर्श गैसें नहीं ली, हमने वास्तविक गैसें ली, लेकिन उसमें क्या हुआ, जो दाब था वो कम लिया, दाब क्या किया बेटा, कम लिया। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हेनरी का नियम का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर ये कह भी रहा है, क्योंकि क्या होता है बेटा, क्योंकि कम दाब पर, यदि दाब कम है तो वास्तविक गैसें भी क्या होती हैं, आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये ध्यान रखना। मेरी बात समझ में आया कि ये जो नियम है या इसकी लिमिट क्या है, ये क्या करता है, केवल आदर्श गैसों को ही समझा सकता है ना, या इसका उपयोग हम केवल किसके लिए करते हैं, आदर्श गैस के लिए, ठीक है ना, जो हमारे पास आदर्श गैस होती हैं उसके लिए ही क्या करते हैं, हेनरी के नियम का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यदि हम कम दाब पर वास्तविक गैसों के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना।
और ये ध्यान रखना कम दाब पर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो वास्तविक गैसें हैं वो क्या होती हैं, कम दाब पर आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। जैसे आदर्श गैस होती है वैसे ही क्या करते हैं, ये कम दाब पर काम करने लग जाती है वास्तविक गैसें। ठीक, क्लियर, समझ में आया। दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है बेटा, जो इसकी लिमिटेशन है, जो इसकी सीमाएं हैं वो क्या है, ठीक है ना। यह नियम केवल उन गैसों पर लागू होता है, किन गैसों पर, ठीक है ना, जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं, जो विलायक से क्या नहीं करेंगी, रासायनिक अभिक्रिया। यदि कार्बन डाइऑक्साइड क्या नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को याद रखो, ये विलायक से क्रिया नहीं करती, याद होगा आप लोगों को, कल बताया था मैंने, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या नहीं करती, विलायक से अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है ना। तो ऐसी गैसों के लिए लागू होता है, क्या किसके लिए लागू होता है, कि उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है ना। और जो गैसें क्या होंगी, ये ध्यान रखना, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है इनको, कलर चेंज कर रखे है ना। यहाँ पर ये है दूसरा, इसी के आगे देखें बेटा, कि जो गैसें क्या होती हैं, विलयन से रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करती हैं, उन गैसों पर यह नियम लागू नहीं किया जा सकता। यदि माने ये अभिक्रिया करके क्या कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो नया कंपाउंड बना लेते हैं, तो उन गैसों पर ये लागू नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे क्या है, देखो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, जल में अमोनिया, मान लीजिए अमोनिया का सूत्र क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है अमोनिया का सूत्र? NH3 हाँ, NH4OH NH3, NH4OH। हाँ ये कह रहे हैं NH4OH। देखो बेटा NH4OH अमोनिया हो गया, और ये फिर NH3 क्या होगा बेटा, इसका नाम कुछ और रखना पड़ेगा। NH3 अमोनिया है। राइट, देखो बेटा ये ध्यान दो, NH3 अमोनिया है, ये है बेटा अमोनिया, और ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम है, अमोनियम क्या बोलेंगे इसको, अमोनियम, ये अमोनियम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, आप लोग लिख लें, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये कहता है कि जैसे जल जो है, जल से अमोनिया अभिक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, अमोनिया। देखो यहाँ पर NH3 है, NH3 है, और इस पर किसकी अभिक्रिया हुई, H2O की अभिक्रिया हुई, और इसने क्या बनाया, इसने बनाया NH4OH, ये है बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनके लिए क्या नहीं होता है, इनके लिए यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि अभिक्रिया कर रहा है, विलायक से अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है ना। ये किसके लिए लागू होगा, जो विलायक से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जो विलायक से अभिक्रिया नहीं करते हैं उनके पर लागू होगा, ठीक है ना। ये पहला तो हमारे पास लिमिट क्या होगी इसकी, ये केवल आदर्श गैस के लिए होता है, मान्य है, ठीक है ना। जो आदर्श गैस है, आइडियल गैस कहते हैं बेटा अंग्रेजी में, ये आइडियल गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए होता है। लेकिन कभी कभी ये वास्तविक गैसों के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। वो कब होता है, जब वास्तविक गैसों का दाब कम हो, क्योंकि वास्तविक गैसें जो है क्या होती हैं, कम दाब पर आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है इसमें, ये विलायक, ये उनके लिए मान्य है जो क्या होती हैं, विलायक से अभिक्रिया नहीं करती हैं, विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती, उन पे लागू नहीं होगा जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा देखो बेटा, तीसरा पॉइंट क्या है इसका, यदि हम तीसरा पॉइंट देखेंगे तो तीसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, कि यह नियम केवल उन गैसों पर लागू होता है, ठीक है ना, जो जल या किसी अन्य, देखो जल, एक तो जल है और किसी अन्य द्रव में घुलकर आयनों में विघटित नहीं होती हैं, जो आयनों में विघटित नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए, यदि माना हमने क्या किया, HCl है, तो H प्लस और Cl माइनस, ये आयनों में विभक्त हो गए बेटा, तो इस पर लागू नहीं होगी, इस पे तो लागू हो जाएंगे। सॉरी, क्या कहा इसने, कि जो जल या किसी अन्य द्रव में घुल करके आयनों में विघटित नहीं होती हैं, जैसे मान लीजिए HCl, ठीक है ना, और HCl क्या होंगे, HCl पे नहीं होगा बेटे, कैसे, यहाँ पर HCl में देखो, HCl में क्या होगा, क्योंकि H प्लस और Cl माइनस में विघटित हो जाती है, तो ये ध्यान रखना, जैसे जो आयनों में विघटित हो रही होंगी उन पर यह लागू नहीं होगा, ठीक है ना, जो आयनों में क्या हो जाते होंगे, विघटित हो जाते होंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, अब इसके अनुप्रयोग क्या है, इसका उपयोग जो हम करते हैं, यहाँ पर कहाँ एप्लीकेशन क्या है इसका, है ना, जो हम इसका सिग्निफिकेंस बोलते हैं बेटा इसको अंग्रेजी में, है ना, हेनरीज लॉ। तो यहाँ पर अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है इसका प्रयोग, है ना, किन किन जगहों पर हम करते हैं। तो पहला देखो बेटा, हेनरी के नियम का जो प्रयोग होता है, ये शीतल पेय, शीतल पेय जानते हैं आप लोग,
शीतल पेय क्या हुआ बेटा? जैसे कोल्ड ड्रिंक। हाँ बिल्कुल, गुड, कोल्ड ड्रिंक है ना। हम अंग्रेजी में ज्यादा जानते हैं ना, तो इसलिए हमें पता रहता है ना। कोल्ड ड्रिंक, देखो शीतल का मतलब हो गया कोल्ड और ड्रिंक, पेय हो गया है ना, तो शीतल पेय, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक हो गया। सोडा वाटर हो गया, जो सोडा वाटर होता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की विलीयता को बढ़ाने के लिए, यानी कि क्या करेंगे, एक तो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक हो गया है ना, कोल्ड ड्रिंक हो गया, और एक कोल्ड ड्रिंक हो गया, दूसरा हमारे पास सोडा वाटर हो गया, सोडा वाटर, ठीक है ना। इन दोनों में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो CO2 की विलीयता को बढ़ाने के लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में घुल जाए, ठीक है ना, उसके लिए हम हेनरी के नियम का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और एक उपयोग क्या होता है बेटा, बोतल को उच्च दाब पर, देखो उच्च दाब पर बंद किया जाता है। बोतल, जैसे जो बोतल है उस पर क्या किया जाता है, पहले प्रेशर डाल दिया जाता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है। तो देखा होगा आप लोगों ने, कभी आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोला तो एक आवाज के साथ खुलता है ना, खट की आवाज आती है उसमें, है ना। तो क्योंकि उसका क्या है, वो प्रेशर दिया हुआ रहता है उसमें। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, उस कोल्ड ड्रिंक या लिम्का ले लो, है ना, लिम्का, और सबसे ज्यादा होता है थम्स अप, है ना, थम्स अप, इन दोनों को देख लेना। आप लोग जोर से हिलाना, ठीक है ना, बोतल को जोर से हिलाना, और उसके बाद ढक्कन खोल देना। क्या होगा, क्या होगा, कुछ होगा बेटा। कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हमने क्या किया, जोर से हिलाया, और फिर उसके बाद तुरंत उसका ढक्कन खोल दिया, क्या होगा सर? सारी कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाती सर उछल के। हाँ, उछल के आ जाती, क्यों आती है, देखो बेटा, जैसे वो क्या होगा, वो गैस हिलेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घोली गई है, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, जो वायुमंडलीय दाब डाला हुआ था, दाब डाल रखा था, वो थोड़ा लूज होगा, और उससे क्या हो जाता है, सारी की सारी फिर बाहर आ जाती है ना। तो दाब के कारण उसके अंदर घुली हुई रहती है। तो इसलिए यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, इसका अनुप्रयोग यहाँ पर है। पहला प्रयोग क्या है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक और जो सोडा वाटर होता है, ठीक है ना, उनमें क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है उसमें, ठीक है ना। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, और वहां कोल्ड ड्रिंक में हम क्या कर रहे हैं, उसको पी रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, है ना। तो देखिए ये सबसे ध्यान रखना आपको। तो दूसरा, उसके बाद देखो बेटा, आगे आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गहरे समुद्र देखे होंगे आप लोगों ने, समुद्र तो सुना होगा, है ना, हम लोगों ने समुद्र सुना होगा, है ना। तो समुद्र देखो बेटा, जो गहरे समुद्र में क्या होता है, जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर माने जो तैरते हैं, ठीक है ना। उच्च दाब, देखो यहाँ पर ध्यान, एक एक पॉइंट पढ़ करके बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना, कि जो गहरे समुद्र हैं, समुद्र में जो गोताखोर हैं, वो उच्च दाब पर, ठीक है ना, जो उच्च दाब होगा कि वायु से श्वास लेना पड़ता है। किससे लेना पड़ता है, उच्च दाब से श्वास लेना पड़ता है। क्योंकि यदि आप गोताखोर को देखेंगे तो समुद्र तो बहुत गहरा होता है, देखो गहराई बहुत है ना। मान लीजिए कोई गोताखोर यहाँ पर है, देखो इसके ऊपर कितना है, समुद्र, ये समुद्र है ना। तो यहाँ यदि देखोगे तो इतना जो पानी है इसके ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, पानी, है ना। ये पानी एक प्रेशर डालता है बेटा इसमें, क्या करता है, एक दबाव डालता है। ये आदमी जो नीचे है ना, ये क्या है, यहाँ जो गोताखोर है, यहाँ समुद्र के नीचे जा रहा है ना, इससे क्या हो रहा है, इस पानी के कारण एक दबाव उत्पन्न होता है। और इस देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखो गहरे समुद्र में गोताखोरों को उच्च दाब की वायु से श्वास लेना पड़ता है। जो उच्च दाब की, यदि माने यहाँ जाएगा वो, तो क्या होगा, उच्च दाब वाली श्वास लेनी पड़ेगी उसको, ठीक है ना। अब उच्च दाब वाले कैसे, क्योंकि इस पर भी दबाव है, इस पर, उस आदमी पे भी दबाव है ना, इतना पानी उसके ऊपर चल रहा है ना। तो यहाँ देखो बेटा, होता क्या है कि उच्च दाब, जो उच्च दाब पर वायु में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कौन कौन सी, एक तो नाइट्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन है, ठीक है ना, कि ब्लड में विलीयता अधिक हो जाती है। जैसे ही क्या होगा, हमें मालूम है, अभी हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या किया, पानी में घोल दिया और कोल्ड ड्रिंक बना दी, कब, दबाव के कारण। जैसे ये आदमी यहाँ पर जाएगा, नीचे जाएगा, तो इस पर दबाव बहुत है, देखो प्रेशर बहुत है ना, उच्च दाब है बेटा, क्या है इसमें, उच्च दाब है, ठीक है ना। उच्च दाब पर अब ये श्वास ले रहा है, कहाँ ले रहा है, उच्च दाब पर श्वास ले रहा है, यहाँ सांस भी ले रहा है ना। और सांस किससे ले रहा होगा भाई, इसने वायु का कोई ना कोई साधन अपने पास ले गया होगा, है ना, या हो सकता है उसने एक नली ऊपर ली हुई है ऐसे करके, है ना। तो अब हुआ क्या कि जैसे इस पर दबाव ज्यादा है, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, देखो श्वास नली होती है बेटा, है ना,
इनमें क्या घुल जाता है ज्यादा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दबाव के कारण क्या होगा? ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन घुल जाएंगी। ध्यान रख रहे हो कैसे हो रहा है? जो फेफड़े होते हैं ना, ऐसे होते हैं हमारे फेफड़े, ऐसे करके, है ना। और इन फेफड़ों में क्या होती है? कूपिकाएं होती हैं, एल्वोलीज होती हैं, है ना, एल्वोलीज होती हैं। और इन एल्वोलीज में क्या होता है? जैसे फेफड़ों में ऑक्सीजन भी जाता है, देखो ऑक्सीजन भी जाता है, नाइट्रोजन भी जाता है। ये नाइट्रोजन, ये क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल में हम बाहर हैं तो कोई ज्यादा प्रेशर है नहीं, तो नाइट्रोजन नहीं जाता है, केवल ऑक्सीजन ही जाता है, और हीमोग्लोबिन लेकर के वो अंदर चला जाता है ना। लेकिन जब वो नीचे होगा समुद्र के नीचे, तो यहाँ दबाव बहुत है, क्या बताया मैंने? प्रेशर बहुत है। उसके कारण क्या होगा बेटा? इसमें जो ऑक्सीजन है और साथ साथ में नाइट्रोजन भी, ये दोनों क्या होंगी? इसमें घुल जाएंगी ज्यादा, इस ब्लड वेसल्स में अंदर घुस जाएंगे, दबाव के कारण वो ज्यादा घुस जाएंगे, ठीक है ना। जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा घुसेंगे। अब होगा क्या? जब गोताखोर क्या होगा? जब ये बेचारा कहाँ आएगा? सतह पर आएगा। कहां पर आएगा? सतह पर, यानी कि फिर वापस आ गए यहाँ। यहाँ क्या हुआ? देखो दबाव खत्म हुआ कि नहीं? दाब क्या हुआ? कम हुआ। अरे बेटा, दाब क्या हुआ? कम हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तो इस पूरे इतना जो इसके ऊपर जल था, इस जल के कारण एक दबाव था, प्रेशर था उसका, है ना। लेकिन जैसे वो ऊपर आया, उससे क्या हुआ? उसका दबाव कम हुआ। अब ये देखो क्या हो रहा है, उस दबाव कम होने से क्या होगा? देखो यहाँ पर जब वो क्या होगा, गोताखोर सतह पर आते हैं, तो घुली हुई जो गैसें हैं, ठीक है ना, जो घुली हुई गैसें हैं, वो बुलबुले के रूप में क्या होते हैं? ब्लड से में से निकलती हैं, बुलबुले के रूप में, यानी कि जैसे ये बुलबुला निकलता है और ब्लड से निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और ब्लड से निकलना शुरू होंगी तो क्या होगा? बुलबुले के रूप में, है ना। ये बुलबुले क्या होते हैं बेटा? ये बुलबुले क्या करते हैं? कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि इनके रास्ते ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। और ब्लड के प्रवाह को प्रभावित करने लग जाते हैं, यानी कि जो ब्लड बह रहा था, उसके जो प्रवाह है, बहने की जो कंडीशन थी, यहाँ बुलबुले बन गए, ठीक है ना। उससे क्या होने लगेगा? उससे क्या होगा बेटा? प्रभावित होने लगेगी, और यहाँ नाड़ी तंत्र के संकेतों को के प्रभाव को रोकता है। जो नाड़ी हमारे पास होती हैं, जिनको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम हमारे पास, है ना, उसको क्या कर देता है? उसको उसके जो संकेत होते हैं उनको भी रोकने लग जाता है। और इसके कारण क्या होगा? देखो इसके कारण क्या होगा? जब ये क्या करेंगे, ये बुलबुले कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं, कोशिकाएं इनसे नष्ट भी हो जाएंगी, अथवा उन्हें बंद भी कर सकते हैं, बंद भी कर देंगे या नष्ट भी कर देंगे, ठीक है ना। जिसके फलस्वरूप क्या होगा? इसके कारण क्या होगा? गोताखोर को अत्यधिक पीड़ा होती है, उससे दर्द होने लग जाता है, पूरी बॉडी में पेन होने लग जाता है ना। और कभी-कभी इसकी मृत्यु भी हो सकती है इस कंडीशन में, है ना, जो कभी-कभी घातक भी सिद्ध हो सकता है। और इस अवस्था को क्या कहते हैं बेटा? बेंड कहते हैं, बेंड्स, बेंड्स, ठीक है ना, बेंड। आप लोगों से पूछा जाएगा बेंड क्या है, तो बेंड क्या है? हम समझ सकते हैं कि गोताखोर नीचे गया, उच्च दाब पर था, उसने उच्च दाब पर क्या हुआ? उसके शरीर में जो ब्लड वेसल्स थी उनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गई? अधिक मात्रा में घुल गई। जैसे वो सतह पर आया, सतह पर क्या हुआ? सतह पर उसका जो दाब था वो कम हुआ। दाब कम होने से क्या हुआ? जो उसमें घुली हुई जो गैसें थी वो बाहर निकलने लग गई और बुलबुले के रूप में निकलने लग गई। जिससे क्या हुआ? उसके क्या हो गया? एक तो उसके जो कोशिकाएं थी, ब्लड कोशिकाएं थी, उनमें ब्लॉकेज हो रहे थे, ठीक है ना। साथ साथ में क्या हो रहा था? जो नाड़ी तंत्र के जो संकेत है वो भी क्या होने लग गए थे? वो संकेतों को रोकने लग गए थे। उससे उसको क्या हो रहा था? पेन भी होगा, ठीक है ना, दर्द भी होगा, ठीक है ना। और इससे मृत्यु भी हो सकती है। इस अवस्था को क्या कह सकते हैं? बेंड। जब वो क्या हो रही होंगी? जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब बुलबुले के रूप में बाहर निकल रहे होंगे उसके शरीर से, और उसे पीड़ा हो रही होगी, उसको क्या कहेंगे? बैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? बैंड। तो पूछा जाएगा आपसे बैंड किसे कहते हैं, ठीक है ना, बैंड किसे कहते हैं, ठीक है ना बेटा। तो अब देखो, अब यहाँ हेनरी का नियम क्या है? यहाँ तो हेनरी का नियम कुछ पता ही नहीं लग रहा अभी, ठीक है ना। हाँ, इतना जरूर है कि हमें पता लग जाएगा कि उच्च दाब पर गैसें घुल रही है, ये हेनरी का नियम हो सकता है, क्योंकि उच्च दाब पर क्या हुआ? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उसके ब्लड वेसल्स में ज्यादा हो गई, ठीक है। और जिससे बैंड वाली स्थिति आ गई। कौन सी स्थिति आ गई? बैंड, बैंड्स वाली स्थिति, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ी सी और आगे चलते बेटा, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? भाई बैंड तो हो जाता है ना, ये तो प्रॉब्लम आई होगी, शुरू शुरू में आई होगी, लेकिन इससे बचने के लिए क्या किया जाता है?
गोताखोर, जो गोताखोर होते हैं कि गैस सिलेंडर जो वायु वाले जिससे वो गैस सांस लेते हैं बेटा, है ना, में क्या करते हैं, वायु के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है। ये ध्यान रखना, इसमें क्या कर देते हैं, हीलियम को मिला देते हैं। किसमें? हीलियम को, He को, ठीक है ना। किसको मिला देते हैं? He को, ठीक है ना। जिसकी विलीयता, ये देखो बहुत मजेदार बात है, जिसकी विलीयता अत्यधिक कम होती है, इसकी विलीयता क्या होती है, बहुत कम होती है। जब इसकी विलीयता कम होगी तो ये घुलेगा ही नहीं किसमें, ब्लड वेसल्स में, यहाँ रक्त वाहिकाओं में नहीं घुसेगा अंदर, ठीक है ना। क्या होगा, इसकी विलीयता बहुत कम होती है। सामान्य गैस सिलेंडर में यदि हम देखेंगे तो ये होता है 11.7%, ठीक है ना। और जो नाइट्रोजन होता है ये होता है 56.2% और ऑक्सीजन इतने होंगे, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होगा, जो हीलियम है वो अधिक मात्रा में नहीं जाएगा उसके ब्लड वेसल्स में, तो ऐसे बैंड वाली स्थिति नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। तो ये मैंने पहले बताया था, हीलियम के साथ एक और गैस थी जो क्या हो रहा था, गर्म करने पर जिनकी विलीयता कम थी। कौन थी? जिनकी विलीयता अधिक हो जाती थी, सॉरी, एक हीलियम था बेटा, और जब हम गर्म कर रहे थे इन दोनों को, हीलियम और दूसरी गैस भी थी, ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूं, आप लोगों को याद होगा। हीलियम, एक तो हीलियम थी और एक दूसरी गैस थी। जब हम इनको गर्म कर रहे थे तो इनकी विलीयता बढ़ रही थी, ये ज्यादा घुल रहे थे। कौन थी दूसरी गैस? अभी कल ही तो बताया था। सर हाइड्रोजन। गुड, किसने बताया बेटे? अपना नाम बताओ बेटा। सर राखी तोमर। हाँ ठीक है, गुड बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, ये ध्यान रखना बेटा आप लोगों को, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ऐसी हैं जिनको ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर इनकी विलीयता बढ़ती है। गैसें हैं, बाकी गैस क्या होती हैं, साधारण यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो उनकी विलीयता घट जाती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा, बैंड पूछा जाएगा, फिर मैं पूछूंगा भी तुमसे बैंड किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये अनुप्रयोग है, इसके दो ही अनुप्रयोग हैं इसमें, ठीक है ना। अभी तीसरा एक और है, ठीक हो गया बेटा, आ गया होगा, ठीक है ना। ये किताबों में मिल जाएंगे आप लोगों को सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखो, ओ सॉरी, देखो ये तीसरा भी बेटा, ठीक है ना। ये क्या कहता है कि जो अधिक ऊंचाई वाले स्थान होते हैं, ठीक है ना, वहां पर ऑक्सीजन क्या होता है, आंशिक दाब कम होता है, ठीक है। यहाँ भी हेनरी का नियम थोड़ा कहीं ना कहीं फॉलो हो सकता है, ठीक है ना। देखो बेटा, जब हम ऊंचाई पे जाएंगे, ऊंचाई एरियाओं पे जाएंगे, ठीक है ना, पहाड़ों पे जब ऊंचाई पे जाते हैं, हाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, तो ऊंचाई वाले स्थानों पर क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, आंशिक जो दाब होगा वो कम होता है, यहाँ पर दाब क्या होगा, उसका कम होगा, ठीक है ना। यानी कि ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होगी, कम होगी, दाब कम होगा तो सांद्रता कम होगी, ठीक है, समझ में आ रही बात। जो ऊंचाई वाले एरियाओं में जाएंगे, ऊंचाई एरिया में क्या होगा, जब दाब कम होता है ना। देखो दाब, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए एक गैस के अणु है, ठीक है ना, ये क्या है बेटा, गैस के अणु, दूर दूर है, हमें नहीं मालूम, है ना, बहुत दूर दूर है ऐसे करके, ठीक है। ये एक बर्तन में ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसमें यहां से एक प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर जानते हैं आप लोग, दबाव, ठीक है ना। यहाँ से एक पिस्टन लेते हैं, पिस्टन तो आप जानते हैं, और इसको नीचे दबाते हैं, ठीक है ना, इसको नीचे ले जाएंगे, तो क्या होगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा ये कण क्या होते चले जाएंगे, पास पास आते जाएंगे, क्योंकि दबाव रहे हैं ना, यहाँ से दबा रहे हैं इसको नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ये कण क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे आप देखोगे तो इनकी सांद्रता ऐसे नजदीक नजदीक आ जाएंगे, जैसे जैसे हम प्रेशर डालेंगे वो नजदीक नजदीक आ जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे आ जाएंगे, जैसे प्रेशर डालेंगे तो ये सब नजदीक आ जाएंगे, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, इनकी सांद्रता बढ़ गई बेटा, देखो क्या हो गई, इनकी सांद्रता बढ़ गई। तो जब दाब क्या होगा, दाब अधिक होगा तो सांद्रता क्या होगी, सांद्रता भी अधिक होगी। दाब अधिक होगा तो सांद्रता क्या होगी, गैसों में अधिक होगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको, दाब अधिक होगा, सांद्रता अधिक होगी। यहां पर यदि देखेंगे, देखो दाब क्या है, कम हुआ, तो सांद्रता भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। यहाँ सांद्रता कम है, देखो दबाव कम है तो सांद्रता बहुत दूर दूर है ना। अतः पर्वता जो रोही होते हैं बेटा, जैसे जो पर्वत माउंटेनिंग रहते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, जो
ये एक तो पर्वतारोही हो गए, और जो हम लोग हैं, हम लोग भी ऊंचाई वाले स्थानों पर बहुत रहते हैं, है ना। अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में क्या होता है बेटा, जो ऑक्सीजन होती है उनकी कमी होती है, क्योंकि उनके शरीर में दबाव कम था, तो ऑक्सीजन भी ज्यादा नहीं जा पाई कहाँ शरीर में, ठीक है ना। पहाड़ी एरियाओं में जितने भी हम ज्यादा ऊंचाई में रहने वाले हैं, तो वहां पर क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी रहती है, ठीक है ना। और यदि ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है, शरीर क्या होता है, कमजोर होने लगता है। और उसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन कम होगा तो उसमें क्या होगा बेटा, ध्यान रखना है, सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है। और इन लक्षणों को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, एनॉक्सिया, जिनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग खूब पानी पिए, पानी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, तो जितना आप पानी पियोगे तो आपके शरीर में क्या होगा, ऑक्सीजन की पूर्ति होगी, ठीक है। तो ये देखो ऑक्सीजन रिलेटेड है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन जो रिलेटेड है, ऑक्सीजन की मात्रा वो सोचने की क्षमता पर डिपेंड कर रही, देखो यहाँ, ठीक है ना। यानी कि हमारे शरीर में बहुत अच्छी ऑक्सीजन की मात्रा है, तो हमारा दिमाग भी फटाफट काम करेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये विलीयता है, ये ध्यान रख। इस नियम में हम क्या सीखे कि यदि दाब कम है, क्या बेटा, दाब कम है तो क्या होगा, सांद्रता भी कम होगी, गैसों की जो सांद्रता होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी, गैसों की जो सांद्रता, गैसों की सांद्रता वो क्या होगी, वो भी कम होगी, सांद्रता भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यहाँ ये ध्यान रखना है, यदि माना क्या होगा, वो सांद्रता भी क्या होगी उनकी, कम होगी, ठीक हो गया। दूसरा क्या होगा, यदि माना दाब अधिक है तो सांद्रता अधिक हो जाएगी, ठीक है ना। ऊंचे वाले एरियाओं में जब हम क्या होते हैं, पहाड़ी ऊंचे एरिया में जाते हैं, तो वहां पर गैस की ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, जिससे शरीर को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है, शरीर कमजोर होने लग जाता है, क्षमता सोचने की क्षमताएं कम हो जाती है, और इन लक्षणों को कहते हैं हम एनॉक्सिया। एनॉक्सिया, ऑक्सीजन से बना हुआ, ऑक्सीजन की कमी, एनॉक्सिया, क्या कहेंगे उसको, एनॉक्सिया, ठीक हो गया बेटा। इतनी बात समझ में आ गई, मेरी ये बात समझ में आ गई आप लोगों को या नहीं आई? जी सर। यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं। देखो ये सर। क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, ठीक है ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये कहता है एक वायुमंडलीय दाब, दाब तो जरूरी है ना। ये कह रहा है कि एक वायुमंडलीय दाब पर 900 मिलीलीटर जल में, ठीक है ना, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.14 ग्राम नाइट्रोजन घुली है। हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए, हेनरी स्थिरांक, हेनरी कांस्टेंट की गणना करनी। तो पहले हमें क्या नियम मालूम होना चाहिए, नियम क्या था बेटा, इसका नियम है कि जो P होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, X गैस, ठीक है। ये हमने पढ़ा, X यहां पर क्या है, मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर उसने मात्रा दी हुई है, ठीक। तो यदि हम P इज इक्वल टू देखेंगे, तो P इज इक्वल टू KH इंटू X गैस, जहां पर क्या होगा, KH हमारे पास है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है ना, मैं SC लिख रहा हूं इसको, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है ना, हेनरी का स्थिरांक, ठीक है, KH। और यही हमें ज्ञात करना है। अब जब ये ज्ञात करना है तो हमारे पास क्या होगा, क्या क्या चीजें चाहिए, KH इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर KH है बेटा, यहाँ पर देखो, है ना, जो इसके साथ संख्या होती है वो हमेशा इसके नीचे चले जाएगी, यानी कि इसके नीचे, P के नीचे, ठीक है ना, यानी कि P अपॉन X गैस, P अपॉन X गैस। इस टाइप से, इस फॉर्मूले से हम हेनरी कांस्टेंट निकाल सकते हैं, देखो वही फॉर्मूला वही है, ठीक है ना। अब हेनरी कांस्टेंट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हमें, एक तो चाहिए हमें दाब, दाब दे रखा है इसमें, नहीं दे रखा है, पहले बताओ, कोई बताओ बेटा, दाब दे रखा है कि नहीं दे रखा है, दे रखा है। कितना है बेटा दाब, एक वायुमंडल। गुड, ठीक है ना। यहाँ पर है बेटा
ये एक वायुमंडल है, जो एक वायुमंडल लिखा है इधर आपको, यहाँ पर एक वायुमंडल, ठीक है ना, ये एक वायुमंडल दाब हो गया। दूसरा हमने क्या देखना, हमें चाहिए एक्स गैस, यानी कि ये क्या है, मोल अंश, गैस का मोल अंश। तो मोल अंश क्या होता है, गैस का मोल अंश हमें पता है, कैसे निकालते होंगे हम लोग, यहां पर विलेय के मोल अंश, ठीक है ना, और बटे में क्या, सॉरी मोल, विलेय के मोल बटे में क्या आ जाएगा, विलियन के मोल, ठीक है ना, विलियन के मोल। तो विलेय क्या है, पहले हम विलेय देखते हैं, विलेय क्या है, इसमें घुला क्या है, तो बताओ बेटा, घुला क्या है, नाइट्रोजन 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 घुली है। देखो जल में क्या है, जल में 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन क्या है, 0.14 ग्राम घुली हुई है। देखो ये नाइट्रोजन घुल रखी है ना, तो ये विलेय है, ये विलेय हम समझ गए होंगे। तो विलेय क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, विलेय क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन N2 है। इसका मोल निकालेंगे तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर मोल बराबर क्या होता है, हाँ गुड बेटा, विलेय का भार बटे विलेय, हाँ गुड, विलेय का भार बटे अणुभार, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो विलेय का भार कितना दे रखा है, विलेय का भार कितना दे रखा है बेटा, विलेय का भार 0.1 विलेय का भार, 0.14 हाँ बहुत सुंदर, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, 0.14 ग्राम है ना। अब विलेय का भार दे रखा है, मोल बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अणुभार कितना है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है, 14 होता है, 14 सर। है ना, 14 होता है। तो कितना हो जाएगा 14, ये तो N2 है ना, 28 हो जाएगा। हाँ राइट। इसका नाइट्रोजन, क्योंकि गैस के रूप में जब नाइट्रोजन परमाणु होता है बेटा तो N होता है ना, और जब नाइट्रोजन गैस के रूप में होता है तो N2 होते हैं। तो इसका निकालेंगे तो 14 का दुगुना हो जाएगा 28, है ना। यहाँ पर क्या होगा, बटे में हम 28 हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ। इसका जब हम भाग देंगे तो देखो यहाँ पर यदि 2 जीरो हम नीचे ले लेंगे, है ना, देखो हमने क्या किया, 0.14 ऊपर था और इसमें हमने 28 बटे में नीचे, इस दशमलव से दो, ये देखो 2 अंक है ना, तो 2 जीरो लगा देते हैं, मैं सरल तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। और 14 का दुगुना यदि देखोगे तो दुगुना हुआ, यानी कि ये कितना आया, 1/200, कितना है, 1/200, है ना, 1/200 हमारे पास आ गया। 1/200 को पता कैसे लिख सकते हैं, देखो यदि हम 1/200 लिखते हैं तो 200 का भाग जो है 1 में नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, तब भी नहीं जाता है, 10 है और 200 है, फिर 1 जीरो यहाँ लगा देंगे, 1 जीरो, तब ये 100 हो रहा है, ये कितना है 200, तब भी नहीं जाता है, 1 जीरो और बढ़ा देते हैं, तो अब देखो 1 जीरो यहाँ आ जाएगा, है ना। अब ये 1000 हो गया, तो 200 5 बार देंगे, देखो है ना, तो ये 1000 आ जाएगा, 200 पंजे 1000 होता है, क्योंकि 200 5 बार गुणा करेंगे तो 5 नोट देख लो, 200 के 5 नोट, है ना, 200 के हम 5 नोट देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। तो इस टाइप से देखो यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इसका, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.005। ये क्या है, इतने मोल हुए किसके, विलेय के, ये तो मोल हुए, है ना। अब हमने किसका निकालना है, विलायक, देखो विलायक का निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें चाहिए x। देखो एक तो ये तो हमने निकाल दिया ऊपर वाला, है ना। उसके बाद दूसरा देखो, क्योंकि हमारे पास x है तो x बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोल तो हमने निकाल दिए, है ना। अब बिलियन निकालना है, तो बिलियन के लिए पहले हमने क्या निकालना है, विलेय का हमने निकाल रखे हैं, है ना, और अब हमने विलायक के निकालना है। विलायक क्या था बेटे इसमें, विलायक बताओ क्या है इसमें, जल जल पानी। हाँ देखो जल है, जल कितना जल। है बेटा, देखो जल कितना है, 900 मिलीग्राम। हाँ तो इसको देखो 900 मिलीलीटर है ना, ठीक है ना, मिलीलीटर है, तो इसको हम इसी रूप में ले लेंगे, तो इसमें क्या होगा, मिलीलीटर और बटे में क्या कर देंगे इसको, इसका अणुभार निकाल देंगे, तो अणुभार कितना होगा इसका, 18, ठीक है ना। तो 18 तो होता है H2 का अणुभार, H2O का अणुभार कैसे निकालेंगे, 2 + 16, ये हो जाता है 18, है ना। तो यदि हम इसको देखेंगे तो 18 पंजे 90, यानी कि 5, ये आ जाएगा 50, कितना है 50 आया कि नहीं है, 50,
अब ये सारी चीजें आ गई, अब हम मोल निकाल सकते हैं बेटा, देखो मोल x निकाल सकते हैं। तो x निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, x यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पर ऊपर वाला विलेय की मोल की मात्रा हमने निकाल रखी है, कितनी निकाल रखी है 0.005 है ना, और बटे में क्या करना है विलेय प्लस विलायक, देखो विलेय की मोलों की संख्या और विलायक की मोलों की संख्या, तो विलेय की मोलों की संख्या दोबारा लिख लेते हैं 0.005 प्लस, देखो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, कितना आया यहाँ पर 18 पंजे 90, ये कितना आया 50 आया विलायक, है ना। अब इसको जोड़ देंगे फिर भाग दे देंगे, यानी कि हमारे पास जोड़ करके यदि हम देखेंगे तो ऊपर हमारे पास आया 0.005 और बटे में क्या किया हमने 0.005 प्लस 50, तो 50 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैं 1 मिनट है गड़बड़ कर देंगे, जोड़ के लिखना था ना, चलो इसको मिटा देता हूँ। देखो यहाँ पर हम यदि इस संख्या को लिखेंगे तो कैसे हो सकता है, ठीक है ना। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो कितना आएगा 50 दशमलव आएगा 005। देखो बेटा यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो 3 संख्या बाद दशमलव है, यहाँ भी 3 संख्या बाद दशमलव है, तो इसको दोनों को हटा देते हैं, है ना। तो हमारे पास जो ये आएगा वो आएगा 5 बटे में क्या आ जाएगा, 5 बटे में आ जाएगा 50, 1 2 3 और 5, ये कितना हो गया 50,005 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है ना 50,005। 50,005 का भाग हमने क्या करना है, कितने में देना है 5 में देना है, भाग तो जाएगा नहीं, जाएगा इसमें नहीं जाएगा, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, देखो यहाँ पर मैं कर दशमलव लगाएंगे 0, 1 0 बढ़ाए, ठीक है ना, फिर भी नहीं जा रहा बेटा, देखो 1 0 और बढ़ाएंगे ऊपर, यहाँ भी 1 0, तो ये अप्रोक्सीमेट लगाएंगे है ना। फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर कितने हैं अभी, तो 1 2 3 4 5 संख्या है, अभी तो 3 ही संख्या है, चौथी संख्या 1 0 और लगाओ, चौथी आ गई, है ना। फिर क्या करेंगे 1 0 और लगाएंगे, फिर 1 0, ये 5 हो गए, लेकिन ये 50,000 और ये 50,005 है, तो 1 0 हमें और लगानी पड़ेगी, तब जाकर 1 0, अब ये हो गया कितना 5 लाख। तो ये लगभग क्या होगा 50 का यदि हम 10 गुना करेंगे तो तब हो गए 5 लाख के लगभग, है ना इसका। लेकिन हमने क्या करना है 9 बार लिखना है क्योंकि पूरा नहीं है, तो हमारे पास आंसर ये अप्रोक्सीमेट निकाल दिया मैंने, है ना। ये आया हमारे पास कितना आ गया इसका, ये आया 0.1, देखो बेटा कितनी जीरो है, 4 जीरो है, 2 3 4, ठीक है ना इतना। या हम इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻, देखो 2 2 4 5 यानी 10⁻⁻5, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यदि हम KH निकालेंगे बेटा, देखो KH अब हमारे पास हेनरी कांस्टेंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 और बटे में क्या आएगा 9 × 10⁻⁻5, ये मैंने अप्रोक्सीमेट निकाला बेटा, है ना, आप लोग चेक कर लेना क्या। हाँ कुछ कहना चाह रहे हो बेटा, ठीक है ना। तो ये देखो ये जो नीचे माइनस में है ये ऊपर जाएगा बेटा और ये प्लस में हो जाएगा 10 की घात, है ना, लेकिन 9 का भाग हमें क्या करना पड़ेगा 1 में देना पड़ेगा, तो फिर वो कहानी, ठीक है ना, यहाँ 0.0, ठीक है ना, एक बार जाएगा, ठीक है ना, ये 1 1 है ना, यानी कि हमारे पास आएगा पॉइंट, यदि हम देखेंगे 0.011 × 10⁻5 प्लस में हो जाएगी, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 1.1 × 10⁻4 ऐसे लिखें, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई बेटा किसकी, हेनरी कांस्टेंट। थोड़ा सा लंबा था लेकिन समझा जा सकता है। हो गया, क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, या दोबारा बताऊं, यस सर, दोबारा बताना बेटा, यस सर, दोबारा बताना है, बता दो सर एक बार फिर से। चलो ठीक है बता दो। अब उतना हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना, दूसरी बार में तो कम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है सीधे हम ले लेते हैं P = KH × X गैस, ठीक है ना, ये मोल अंश है। P हमें दे रखा है, P तो हमारे पास सीधे आ गया एक वायुमंडल, ठीक है ना बेटा, एक वायुमंडल। अब हमें x निकालना बेटा, तो x बराबर क्या होगा विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोल कैसे होंगे ग्राम में मात्रा बटे
अनुभार, ठीक है ना। तो ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी इसकी, ये दे रखी किस, हम किसका निकाल रहे हैं, विलेय का, ठीक है ना। तो विलेय का निकाल रहे हैं, तो विलेय का यहाँ पर ऊपर ही निकाल देता हूँ, ठीक है ना। विलेय, विलेय के मोल, तो विलेय के मोल कैसे निकलेंगे, यहाँ पर आएगा 0.14 अपॉन 28 इज इक्वल टू कितना आया था ये, यदि हम भाग दिया था तो कितना आया था बेटा, अरे एक 200 का भाग हमने 200 का भाग हमने एक में दिया था ना, 0.005 राइट, है ना। ये देखो पॉइंट, ये जीरो देखो बेटा, जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ाए, एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो, ठीक है ना। ये आया था हमारे पास, कितना आया था 0.